हेलो गाइस, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक पार्ट बी का सेकेंड लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसको हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण बोला जाता है। इससे पहले वाले पार्ट ए बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट ए वाली बुक है और पार्ट बी के भी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं। होप आपने अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि अब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा है कि अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप साथ में प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें मैंने नोट्स दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। साथ ही सैटरडे को जो लाइव क्लास आती है आप वो ज़रूर अटेंड करो, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आपके अकाउंट बिजनेस स्टडीज़ वाली बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे, तो जिनके मार्क्स आप बहुत आराम से ले सकते हो वो हम उसमें डिस्कस करते हैं सैटरडे की लाइव क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो, नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आज आप मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो, मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में खुद को स्टैंड कराने के लिए, मतलब कंपटीशन में खुद को टिके रहने के लिए जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके साथ आपको उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपको बताते कुछ और हैं सामान और देते कुछ और है आपको। तो वही सारी चीज़ें, मतलब कंज्यूमर के साथ वो सारी मनमानी सेलर्स की ना हो पाए, उस सब के लिए एक्ट बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद में ये तो था, आप इसका मीनिंग अगर आएगा तो ये लिख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिखा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, आखिर हमें क्या ज़रूरत हुई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, मतलब ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये स्टैंड लेना पड़ा कि वो एक उपभोक्ता संरक्षण लेकर आते हैं या एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट बनाते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में तो इसकी जो लिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी है। इसके लिए मैंने हिंदी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण की कार्य सूची बहुत विस्तृत है। इसमें उपभोक्ताओं के अनेक अधिकार उत्तरदायित्व के संबंध में शिक्षित करना ही सम्मिलित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर्स को केवल ये बताया जा रहा है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, साथ में और क्या है, बल्कि उनकी शिकायतों के निवारण में भी सहायक है। आपको ये तो पता है कि है ना मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा, आप अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कहाँ पे जाके कंप्लेन करोगे, उस सब के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके लिए उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित करने के लिए केवल कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता इसकी भी है कि उपभोक्ता अपने हितों एवं की रक्षा एवं प्रवर्तन के लिए एकजुट हो जाएं। देखो, जब तक आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हर बार कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको कोई चीज़ 250 ग्राम्स मिलनी चाहिए थी, गलती से उसने आपके साथ फ्रॉड किया और आपको 230 ग्राम्स दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप 20 ग्राम के लिए कोर्ट में चले जाओगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा सारे कंज्यूमर्स को, और उसको बोलो सब लोग मिलके कि भाई आप ना गलत तौल रहे हो हमें सामान। तो वो बोल रहे हैं कि हमें इस सब के लिए एक साथ होना चाहिए। वैसे उपभोक्ता संरक्षण का व्यवसाय के लिए भी बहुत महत्व है। ये तो हमने बात कर ली इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। मुझे लगता है कि अब अगर ये एग्जाम्स में आएगा तो आप इसे आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। वैसे ये जो यहाँ पे लैंग्वेज है आप सेम लैंग्वेज भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कंज्यूमर का क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, इसको 3 पार्ट्स में आपकी बुक में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस, यानी उपभोक्ता की अज्ञानता। अगर हम बात करें कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उपभोक्ता के नज़रिए से ये क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, तो देखो पहला दिया है उपभोक्ता की अज्ञानता। अगर किसी कंज्यूमर को ये ही नहीं पता, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसके लिए क्यों बोलेगा, उसको पता ही नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं
उनको हमें जागृत करना चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारे कैंपेन गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, जिनमें से एक है, बहुत ज़्यादा ऐड आता रहता है, आप लोग टीवी में बीच बीच में भी देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो का ऐड आता है ना, तो वो इसी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने इसी सब के लिए आपके लिए ऐड चलाया है कि भाई जब तक हम अपनी चीज़ों के लिए नहीं बोलेंगे तब तक हमें, मतलब सामने वाला क्यों बोलेगा, वो तो चाहता ही है कि आपको पता ना चले कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो इसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हो जागो ग्राहक जागो का। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, असंगठित उपभोक्ता। इसका मतलब होता है, अब गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या किया हुआ है, इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी है क्या कि उनके पास तक कंप्लेंट्स ही नहीं पहुंचती। आप खुद सोचो कि आपके साथ अगर मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, आप शॉप पे गए, उसने आपको 50 ग्राम चीज या 20 ग्राम चीज कम तौल के दे दी, तो क्या आप सीधे कोर्ट चले जाते हो या सीधे उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो? नहीं जाते, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने और भी तरीके के कैंपेन्स चलाए हुए हैं कि जब तक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा हमें मतलब प्रोटेक्ट करने के सक्षम नहीं हो जाती, तब तक हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सारे कंज्यूमर्स को एकजुट हो जाना चाहिए, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बाद उपभोक्ताओं का चौतरफा शोषण। अब देखो, बहुत बार आपके साथ क्या होता है, आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे जिसमें आपको उल्टे सीधे ऑफर्स दिए जाएंगे, बाय वन गेट वन, और हम उन सब बातों में आ जाते हैं। या फिर आपको झूठ बोला जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको धमका रहा है, लेकिन हाँ आपको आपका ब्रेन वॉश करते रहते हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए वो बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसमें हमें बताया गया है कि हमें हमें खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे कि क्यों ज़रूरी है प्रोटेक्ट एक्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। कंज्यूमर के कुछ राइट्स दिए गए हैं यहाँ पे कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। फर्स्ट राइट दिया गया है राइट टू सेफ्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंदर ये बताया गया है कि कंज्यूमर जो है वो कोई भी ऐसा, यानी उपभोक्ता कोई भी ऐसा सामान ना खरीदे, ऐसा प्रोडक्ट ना परचेज करे जिससे उसकी हेल्थ में नुकसान हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से, उनकी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ना होने की वजह से आपकी हेल्थ को उसका नुकसान पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, आप एक वॉशिंग मशीन लेकर आए, आपने उसमें कपड़े अच्छे से वॉश किए, और जब आप कपड़े बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि वहाँ नीचे थोड़ा बहुत पानी था या प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, आपको करंट लग जाता है। तो ये सब का ध्यान किसको रखना है, ये सब हमारा राइट है कि हम इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई आपने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया, इसकी वजह से हमको हेल्थ में हार्म हुआ है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है राइट टू सेफ्टी के अंदर। इसके बाद में सेकेंड राइट है सूचना का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब आप मार्केट में वॉशिंग मशीन खरीदने गए तो आपको पूरा अधिकार है ये जानने का कि भाई इसका बैच नंबर क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या होती है। जैसे आप कोई खाने पीने का कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आपका पूरा अधिकार है ये जानने का कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब जानने का आप पूरा अधिकार रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट टू बी चूज, चयन करने का अधिकार। अब देखो, मार्केट में आप कोई भी चीज़, मान लीजिए आप जैसे हेयर ऑयल ले लीजिए, आप वॉशिंग मशीन की बात कर लीजिए, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी चीज़ के बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको पूरा अधिकार है कि आप उसमें से कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहते हो। कोई भी आपको इसके लिए, सेलर कभी भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको नहीं आपको यही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मतलब इस तरीके का कभी सुना है आपने ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो ये अधिकार किसके अंदर आता है, राइट टू बी चूज। आपको अपना सामान चूज करने का, चयन करने का पूरा अधिकार होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है शिकायत का अधिकार, राइट टू बी हर्ड।
कंज्यूमर को पूरा अधिकार होता है, कंज्यूमर मतलब हमको पूरा अधिकार है कि अगर हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी हो रही है इस तरीके की, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर हमारी सुनवाई होगी। तो जिसके अंदर जिस एक्ट मतलब आप कोर्ट में जा रहे हो जिस राइट के अंदर, उस राइट को क्या बोलते हैं, राइट टू बी हर्ड या फिर शिकायत का अधिकार। इसके बाद में नंबर 5 है राइट टू सीक रिड्रेसल या फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, अब आपने उसमें 1 साल की वारंटी थी, मान लीजिए हर प्रोडक्ट में आती है, टीवी में, वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में, इन सब में वारंटी आती है। उससे कुछ टाइम पहले वो मशीन खराब हो गई, ठीक है, और खराब भी कुछ ऐसा हुआ, तो आप क्षतिपूर्ति का पूरा अधिकार रखते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बदल कर दो, या फिर अगर आप मुझे बदल कर नहीं दे रहे हो तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो आपका ये अधिकार है कि आप ये चीज बोल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब फर्स्ट से लेकर 5th तक आपको जितने भी राइट्स दिए गए हैं, आप इनका यूज कब करोगे, आपको दिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको ये सारे अधिकार दे दिए, लेकिन जब तक आप इनके बारे में शिक्षित नहीं हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं, आपको इनके बारे में नहीं पता है कि हमारे पास ये अधिकार भी हैं, तब तक आप इनका यूज कैसे करोगे। तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब के लिए बहुत सारे कैंपेन्स चलाती है। जैसे उनमें से एक क्या है, जागो ग्राहक जागो, कि भाई जागो ग्राहक अब तो जागो। इसके बाद में ये तो हमने बात की इनके अधिकारों की। अब देखो, जहां पर आपको अधिकार दिए जाएंगे, आप ये बात याद रखो, किसी भी जगह अगर जहां पे आपको अधिकार दिए जा रहे हैं वहां पर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी, कुछ जिम्मेदारी भी दी जाएंगी। ऐसे थोड़ा ना है कि सारे अधिकार ही अधिकार मिल जाएंगे, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो कंज्यूमर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उपभोक्ता के कुछ उत्तरदायित्व भी है, जिनमें से फर्स्ट दिया हुआ है be aware about various goods and services available in the market so that in intelligent and wise choice can be made। बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी रखें जिससे कि बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव किया जा सके। सेम आपका ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मार्केट में जितनी भी चीजें मिल रही हैं, आपका पूरा आप अपने अधिकार का प्रयोग करो, चीजों के बारे में पूछो उनसे कि कौन सी चीज बेस्ट है, कौन सी चीज सही है, और अपनी बुद्धिमत्ता से मतलब अपने इंटेलिजेंस से आप उस चीज को चूज करो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद में नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बिजली के सामान पर ISI। भाई बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप इन सब प्रोडक्ट्स पर जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कि वो लोगो वो मार्क है, आपको उनको देखकर लेना पड़ेगा। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब आपको, जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हो तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, ISI का मार्क देखो तभी चीज परचेज करो। उसके बाद खाद्य प्रोडक्ट, अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में एक मार्क होता है FPO का, आपको वो देखना पड़ेगा, मतलब वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद में आभूषणों पर, अगर आप कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, आप सुनार के पास जाते हो तो आपको हॉलमार्क का साइन देखना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा ये मार्क आपने नहीं देखे और आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज कर लिया, उसके बाद में अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको राइट्स दिए जा रहे हैं तो आपको कुछ जिम्मेदारियां भी दी जा रही है, आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 3 है लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विथ products and services, follow manufacturer's instructions and use the product safely। बिल्कुल, आपको कोई प्रोडक्ट दिया गया, ठीक है, आप वॉशिंग मशीन घर पर लेकर आए और आपको बताया गया कि मैम इसको बाथरूम में मत रखना क्योंकि बाथरूम में नीचे पानी होता है, इसको किसी सूखी जगह पर रखना, मतलब आप बाथरूम में या फिर साइड से रखना ताकि आप करंट भी नहीं आएगा और मशीन की जो बॉडी है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो
तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उन्होंने आपको पूरी बात सही बता कर दी, ठीक है, लेकिन आपने वो बात नहीं मानी और आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, या आपकी बॉडी को कोई हार्म हुआ, आपको करंट लग गया उससे। तो इसी के लिए बोल रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन को मानो और प्रोडक्ट को सेफली यूज करो। आप निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करो और प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करो। इसके बाद में नेक्स्ट है read labels carefully so as to have information about price, net weight, manufacture and expiry dates etc. मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर रहे हो, आप उसका प्राइस, उसका नेट वेट यानी उसका मूल्य, उसका वजन, उत्पादन एवं उपयोग करने के योग्य अंतिम तिथि। आप यार ब्रेड लेने जाते हो, ठीक है, आप ब्रेड के लिए भाई आपने दूध बॉईल किया, आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ब्रेड ले आते हैं। अब ये किसकी जिम्मेदारी है देखना, ठीक है, उसको बताना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि आप एक बार देखो कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कहीं मैं ऐसी ब्रेड तो नहीं लेके जा रहा कि जो 3 दिन पुरानी हो। मतलब आपको ये लेबल्स को जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट yourself to ensure that you get a fair deal। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके साथ सही व्यवहार हो, अपनी दृढ़ता को परिचय। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो कि अनुचित है, जो कि फेयर डील नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके लिए उसे बताना चाहिए कि वी हैव अ राइट, और हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डील्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको क्या करना चाहिए, अपने लेन देन के प्रति, आप जो भी डील्स कर रहे हो उसके लिए अपनी ईमानदारी रखें, केवल कानूनी समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को ही खरीदें तथा कालाबाजारी, जमाखोरी जैसे अनुचित आचरणों का निरुत्साहित करें। ओके, मतलब ये है कि आप मार्केट गए, उसने आपको बोला कि मैम वैसे अब तो ये नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ये हुआ करता था, इनफैक्ट कुछ जगह तो अब भी ऐसा होता है कि वो आपको बिल नहीं देते और साथ में बोलते हैं कि ठीक है आप बिल मत लेना, तो आप भले ही 10 रुपए कम दे दो, 20 रुपए कम दे दो, 50 रुपए कम दे दो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो अपने लेन देन है, जो आपकी डील्स है, उनके प्रति ईमानदारी रखें, और जो सारी चीज़ें लीगल गुड्स एंड सर्विसेज हैं केवल उन्हीं के साथ आप डील करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होगी, और वो सब फिर आप अगर कोर्ट में जाना भी चाहेंगे तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो फ्रॉड का केस है ना, वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, हमेशा कैश रिसीप्ट ज़रूर लो। क्यों लो भाई, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं कल, गलत तो छोड़ो, मान लीजिए मेरे पास जो कैश मेमो है वो नहीं है, मेरे पास बिल नहीं है, अगर मैं कल उस प्रोडक्ट को, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैं उसे कल चेंज करना चाहती हूँ, तो सबसे पहला यही होगा, ठीक है मैम चेंज हो जाएगा, आप बिल दे दीजिए। यार मेरे पास तो बिल ही नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास बिल होना चाहिए। उसके बाद में फाइल अ कंप्लेंट इन appropriate consumer forms in case of a shortcoming in the quality of goods purchase और services available। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आजकल बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है। आप फाइल कंप्लेन ज़रूर करो। जैसे एक छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करें, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा कि जैसे मान लीजिए आप एक ट्यूबलाइट लेकर आए, ठीक है, उस ट्यूबलाइट की 1 ईयर की वारंटी थी। 10 महीने बाद या 11 महीने बाद या 10.5 महीने बाद वो ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है, तो आप क्या सोचते हो, अरे ठीक है यार, 6 महीने तो बचे थे या 1 साल ही तो बचा था, काफ़ी यूज़ कर लिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लेन ज़रूर फाइल करनी है। कंप्लेन फाइल करने से मतलब कंप्लेन फाइल तो तब करोगे जब आप उसके पास लेके जाओगे और वो चेंज नहीं करेगा। अगर वारंटी में चीज़ है तो आप उसे ज़रूर चेंज करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, जागरूकता लेकर आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले एन
active part in educating consumers and safeguarding their interest. मतलब आपके जो भी मतलब आप उस कमेटी में या उस यूनिट में जो भी लोगों को सेलेक्ट किया जाए, उपभोक्ता शिक्षण उनके हितों को सुरक्षित रखने में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उपभोक्ता परिषद मतलब जो भी गठन बनाए जा रहे हैं, जो और इसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हेल्प के लिए बनाई जा रही है, उसमें ऐसे लोगों का होना मतलब एक तो ऐसे लोग होंगे जो आपकी अच्छे से सुनवाई करें, वो सारी चीजें। लेकिन वो अच्छे से सुनवाई कब करेंगे? जब आप उन लोगों के पास तक पहुंच पाओगे। उसके बाद में लास्ट वाला है कि पर्यावरण का ध्यान रखें, कूड़ा कचरा फैलाने एवं प्रदूषण फैलाने से बचें। बिल्कुल, आप कोशिश करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाना। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ना खरीदो जो कि इको फ्रेंडली नहीं है। तो ये आज इस चैप्टर का मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया है। अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर की एक वीडियो और आने वाली है, उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा। होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो। चलो अच्छे से स्टडी करो, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हो, साथ में नोट्स ज़रूर तैयार करना। और हाँ, एक चीज़ और कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।